जोहार सभी का। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं किसी नियोजन नीति पे, किसी स्टेट की नियोजन नीति पे या फिर स्थानीय नीति पे या फिर विस्थापन नीति, उद्योग नीति, इन नीतियों पे मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूं और जानने का प्रयास कर रहा हूं कि हर राज्य में किस तरह की नियोजन नीतियां बनाई गई है, स्थानीय नीति बनाई गई है या फिर दूसरे राज्यों में खनन नीति क्या है, उद्योग नीति क्या है और वहां किस तरह से सरकारें उन नीतियों को लागू करती है, किस तरह से इंप्लीमेंट करती है और किस तरह से वहां की सरकारी नौकरियों में या फिर प्राइवेट नौकरियों में वहां के लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। इस पर लगातार मेरा रिसर्च जारी है। उसी कड़ी में आज हमने जो रिसर्च किया है, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथों में लगा है, ये मेरे पास आज उड़ीसा सरकार की जो नियोजन नीति की जो डॉक्यूमेंट है, लैंग्वेज को वहां किस तरह से महत्व दिया गया है, वहां क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को किस तरह से महत्व दिया गया है वहां पे, और वही डॉक्यूमेंट आज मेरे सामने है, मेरे पास है कि वहां की सरकार किस तरह से क्षेत्रीय लैंग्वेज को शामिल करके बैरिकेडिंग लगाने का प्रयास करती है, घोरना घोरने का प्रयास करती है, टाटी लगाने का प्रयास करती है, दरवाजा लगाने का प्रयास करती है। तो आज हम बताएंगे कि उड़ीसा सरकार ने कैसे वहां पर बैरिकेडिंग लगाया है। उसके पहले दो लाइन है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, यहाँ कमल के फूल भी कुमलाने लगे हैं, यहाँ कमल के फूल भी कुमलाने लगे हैं। ये दुष्यंत कुमार के लाइन थे। आज कहीं ना कहीं इस लाइन का उद्देश्य यही है कि जितनी भी सरकारें हैं, सभी सरकारें वादे करके आती है कि हम यही जो अभी सरकार चल रही है, हम तो अभी, क्योंकि सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है, तो वर्तमान में जो सरकारें हैं तो सवाल उसी से भी हम करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो पिछली सरकार था उसका हमने सवाल उस पर कर चुके हैं कि क्या त्रुटियां थी स्थानीय नीति में। तो सवाल हम अभी राज्य सरकार जो है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गठबंधन की सरकार है, उस पर ही सवाल करेंगे कि आपने जो सरकार बनाई थी वो कहा था कि हम आते हैं 1932 का खतियान लागू करेंगे, उसके आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाएंगे, लेकिन आज तक वो बना नहीं पाए। तो वही धोखा पे धोखा, धोखा पे धोखा है। सरकार का 4 साल होने को चला है, इसलिए लोग अब क्या हो गया है कि अब ये तालाब का पानी एकदम गंदा हो चुका है, अब इसको बदलने का समय है। अब जब तक हम लोग नहीं बदलाव करेंगे, नहीं बदलेंगे, तब तक हम लोग चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, होने वाला कुछ नहीं। इसलिए ये गांठ बांधना पड़ेगा, ये शपथ लेना पड़ेगा, ये संकल्प करना पड़ेगा कि हम लोग 2024 में किसी भी कीमत पर बदलाव करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो नियोजन नीति, हमारे डॉक्यूमेंट जो हमारे हाथों में है उसके बारे में। देखिए, उड़ीसा सरकार ने वहां के उड़िया लैंग्वेज को किस तरह से एक बैरिकेडिंग लगाया है, किस तरह से घोरना घोरा है। सबसे पहले पहला कॉलम जो है उसमें लिखा गया है कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस, मतलब कि वहां पर योग्यता के लिए क्या कंडीशन होंगे। पहला लाइन सुनिएगा, पहला कॉलम में लिखता है ही सी मस्ट टू बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया एंड हैव, मतलब आपको पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना कम से कम ओडिया लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप वहां नौकरी कर सकते हैं, तभी आप वहां एलिजिबल हो सकते हैं नौकरी के लिए। पहला, अगर आप किसी तरह से ओडिया सीख भी लेते हैं तो देखिए अगला कॉलम क्या डालता है। अगला कॉलम डालता है उड़िया सरकार कि पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, मतलब आपको कम से कम वहां अगर आप मान लीजिए उड़िया आप सीख लेते हैं, चाहे जान जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि नौकरी मिल जाएगा, आपको उसके लिए कम से कम 7वां क्लास जो है, मिडिल क्लास है ना, वो 7वां क्लास से कम आपको वहां पर ओडिया लैंग्वेज में पास करना होगा। मतलब कि आप ऐसा थोड़ी कि आप वहां लैंग्वेज सीख लिए और लैंग्वेज जाके सीख लिया और वो नौकरी करने फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, नहीं। आपको वो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा उड़िया सरकार को कि आप 7वां क्लास जो है वो ओडिया लैंग्वेज में पास किए हैं, तभी आप नौकरी लग सकते हैं। मतलब अगर मान लिया जाए बाहर एक दरवाजा लगा हुआ है, ग्रिल गेट लगा हुआ है, किसी तरह से तोड़ दिए, काट दिए और अंदर घुस गए, तो पता चला अंदर एक और मजबूत दरवाजा लगा हुआ है। इस तरह से पहला, दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम में लिखता है कि पास्ट HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज अ मीडियम और एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज और सब्जेक्ट, तीसरा कॉलम है। चौथा कॉलम में लिखता है
कि पास्ड इन ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 फ्रॉम अ स्कूल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि आप मान लीजिए 7वां क्लास पास भी कर जाते हैं, मान लीजिए कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होता है, मान लीजिए झारखंड में अगर उड़ीसा लैंग्वेज की पढ़ाई हो रहा है या फिर अदर स्टेट में भी उड़िया लैंग्वेज की पढ़ाई हो रहा है, 7वां क्लास या 8वां क्लास में पढ़ाई हो रहा है, और अगर आप वहां से पास कर गए हैं तो भी मान्यता नहीं देगा। आपको उस इंस्टीट्यूट से पास करना पड़ेगा जहां से उड़ीसा की सरकार ने जिस इंस्टीट्यूट को मान्यता दी है या सेंट्रल सरकार ने जिस इंस्टीट्यूट को मान्यता दी है उड़िया लैंग्वेज का, वहां से अगर पास करेंगे तभी आपको वहां नौकरी, तभी आप वहां नौकरी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला लिखता है कि पास, चौथा कॉलम ये है कि पास्ड एट द टेस्ट इन ओडिया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्ट बाय द स्कूल इन मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। मतलब इसका मतलब हुआ कि आपको ओडिया जो स्कूल पास कर रहे हैं वो स्कूल जो हो वो उड़ीसा सरकार कंडक्ट करती हो, यानी उड़ीसा सरकार चलाती हो, वही स्कूल से आपको पास करना पड़ेगा ओडिया लैंग्वेज, तभी आप वहां नौकरी कर सकते हैं। देखिए वहां अपने भाषाओं को लेकर किस तरह का बैरिकेडिंग लगाया गया उड़ीसा सरकार ने, किस तरह का, मतलब कि अगर आप वहां नौकरी करना चाहें तो किसी भी कंडीशन पे आप वहां नौकरी कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए अगर 100 सीटें निकलता है, 100 सीटों में से अगर मान लिया जाए अगर उसका 80 सीटें उसके राज्यों के लिए है, 20 सीटें भी अगर जनरल में चला गया है और जनरल में अगर आप फाइट करना चाहें और 20 सीटों में अगर आप फाइट भी कर ली हैं तो भी आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि अपना तो जो कंडीशन लगाना था जनरल की सीटें ओपन कर दिया कि आओ भैया मेरे पास भी नौकरी ले लो, आओ मेरे पास बट रहा है आके ले लो। लेकिन क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये जता दिया, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये जता दिया कि हम तो सीटें जो 20% सीटें होती है या 30% जो भी जनरल की सीटें हैं वो तो मैंने ओपन रख दिया, आइए और फाइट करके ले जाइए। जब वहां फाइट कर लेंगे उसके बाद ये क्या करेगा, लैंग्वेज में आपको रोक देगा, लैंग्वेज में आप जा ही नहीं पाएंगे। अगर आप ओडिया जानते हैं तो फॉर्म भरते हैं, फिर ओडिया जानने के बाद भी अगर फॉर्म भर लेते हैं तो कहा जाता है कि भैया आपको 7वां क्लास में ओडिया पास होना चाहिए, तभी आपको नौकरी मिल सकता है। और अगर 7वां क्लास भी अगर ओडिया लैंग्वेज में पास कर लिए तो कहेगा नहीं भैया आपको उड़ीसा सरकार का जो इंस्टीट्यूट है उससे पास होना पड़ेगा, तब आप नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद आगे कहेगा कि भैया आप अगर उड़ीसा सरकार के इथी में पास कर लिए हैं तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगा। उसके बाद बोलेगा कि उड़ीसा सरकार के जो कंडक्ट करती है उस इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ना कि सेंट्रल सरकार। ऐसे तो समझने वाला विषय है कि 4 बैरिकेडिंग, इतना हेवी दरवाजा लगा है। इस 4 कॉलम में किसी तरह से अगर मान लीजिए उड़ीसा लैंग्वेज से पास भी कर लिया है लड़का तो जाके कहां फंस जाएगा, दूसरा कॉलम में फंस जाएगा, जहां आपको 7वां क्लास उड़िया लैंग्वेज में पास करना पड़ेगा। अगर 7वां क्लास में लोग पास कर लिए हैं कहीं से तो आप वहां से फंस जाएंगे जहां उड़ीसा सरकार ने कि उड़ीसा सरकार का इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वहां आप फंस जाएंगे। मतलब कि जो लड़का जनरल के सीटों में फाइट कर लिया है, चाहे झारखंड का लड़का हो, चाहे बिहार का लड़का हो, चाहे गुजरात का लड़का हो, चाहे बंगाल का लड़का हो, अगर उड़ीसा में फाइट कर भी लिया है तो क्या होगा कि वो जाके वहां पर छट जाएगा, वहां पर उसको रोक देगा। और क्या होगा, 100 सीटें निकलेगी, 100 सीटें में जनरल के सीटें में जो फाइट करेगा उसको रोक देगा, क्योंकि आप नहीं जानते, आप लैंग्वेज में हम छाड़ दिए। अब कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करेगा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, कहीं भी जाके केस करेगा, कहा कि नहीं हम जनरल सीटें तो ओपन छोड़े हैं, जनरल सीटें तो खुला है, आके ले जाइए। वो तो कह देगा सुप्रीम कोर्ट को, देखिए हम कहां रोके, हम तो कह रहे हैं कि आप ले जाइए, उड़िया लैंग्वेज जानिए और ले जाइए, हम तो रोके नहीं, हम जनरल सीट को तो ऐसा नहीं किए हैं कि ओपन नहीं छोड़े हैं या दूसरा राज्य के लोग फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आपको लैंग्वेज के आधार पर वहां छाड़ देगा। और सुप्रीम कोर्ट भी यही बात को मानेगा कि नहीं, इसने तो आरक्षण के रोस्टर को फॉलो किया है, आरक्षण का जो रोस्टर है उसको तो फॉलो, रिजर्वेशन का जो रोस्टर होता है उसको तो फॉलो किया है। आप लैंग्वेज ही नहीं जानेंगे तो आप वहां लेगा कैसे। आने जनरल के सीटों में भी अगर 30 या 40 जो भी सीटें उसका खाली रहता है जनरल के सीटें में 100% किसका होगा, उड़िया वासियों का होगा, उड़ीसा वासियों का होगा। ये नौकरी पूरी तरह से अगर 100 सीटें निकलती तो 100 के 100 99 या 98, 100 में से 98 या 99 उड़िया वासियों का होगा, एकदम गारंटी के साथ। जनरल की सीटें फाइट ही नहीं कर सकती, इतना गजब का कंडीशन लगाया है लैंग्वेज का, इतना गजब का मतलब ये बनाया है। लेकिन झारखंड में ये नीतियां नहीं बन सकती। क्यों? हमारे यहां सबसे पहले क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जो है, रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज जो है, उसका ना तो हमारा KG to PG पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो ही नहीं रहा। आप
पंजाब चल जाइए, आपको पंजाबी केजी टू पीजी है। महाराष्ट्र चल जाइए, महाराष्ट्र में आपको मराठी केजी टू पीजी है। आप गुजरात चल जाइए, गुजराती आपको केजी टू पीजी है। आप उड़ीसा चल जाइए, उड़ीसा में आपको ओडिया जो है केजी टू पीजी पढ़ना पड़ेगा। अब बंगाल चल जाइए, आपको बंगाली केजी टू पीजी पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा कंडीशन बना दिया कि मेरा हमारा बच्चा तो केजी टू पीजी पढ़ ही रहा है, तो मेरा बच्चा 7वां क्लास भी पास कर रहा है उड़िया लैंग्वेज में और जान भी रहा है, तो वो तो फाइट करेगा ही। लेकिन झारखंड में हमारा जो क्षत्रिय जनजातीय भाषा जो है उसका केजी टू पीजी पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, तो ये कॉलम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग से सरकारों से मांग थी, सरकार से ये मांग थी कि हमारी जो लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय जनजातीय जो भाषा है, उसको केजी टू पीजी पढ़ाई शुरू किया जाए। और ये अभी इस नीति को बनाने के लिए, इस नियम को बनाने के लिए, इस कॉलम को डालने के लिए अब भी अगर लागू करती है केजी टू पीजी सरकार, तो आपको कम से कम उसको केजी टू पीजी अगर लागू करती है तो कम से कम इसको 10 साल के बाद ये नियम लागू हो सकता है, तब जाके सुरक्षित होगा। इसलिए इस सरकार को जैसा ही झारखंड अलग हुआ था, ये केजी टू पीजी पढ़ाई यहां हो जाना चाहिए था, शुरू हो जाना चाहिए था, तब ये कंडीशन आज तक रूल ये फॉलो हो जाता और फॉलो होने के बाद ये हमारा नियम लागू हो जाता। और दूसरी बात, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से क्या होता है? सबसे पहले बात, जितना स्कूल रहेगा उतना एक टीचर का लगेगा। मान लीजिए एक संथाली टीचर लगेगा, मान लीजिए जिस क्षेत्र में खोटा है वहां एक खोटा टीचर लगेगा, जिस क्षेत्र में कुरमाली क्षेत्र में कुरमाली टीचर लगेगा, जिस क्षेत्र में मुंडारी है मुंडारी क्षेत्र। अब मुंडा है, संथाल है, चाहे खोरठा है, कुरमाली है, चाहे नागपुरी है, चाहे पंच परगनिया, कहां से टीचर आएंगे? वो झारखंड के ही टीचर आएंगे, वो झारखंड के लोगों को ही नौकरी मिलेगा। यानी प्रत्येक स्कूल में एक टीचर की व्यवस्था हो जाएगी। यानी मान लीजिए अगर एक अनुमानता, अगर मान लीजिए झारखंड में अगर 10,000 स्कूल हैं, चाहे 50,000 स्कूल हैं, मानता है अनुमानता, तो 50,000 टीचर का रहेगा, आपका व्यवस्था हो जाएगा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का। यानी 50,000 लोगों को नौकरी क्रिएट हो जाएगा, एक नया लैंग्वेज अपना भाषा भी बच जाएगा और एक नया सृजन हो जाएगा। जहां संथाली है वह संथाली, जहां संथाल लोग हैं वहां संथाली भाषा का टीचर की व्यवस्था हो जाएगी। वहां कौन आएंगे? तो हमारे संथाली लोग पढ़ाने आएंगे, यानी एक टीचर की व्यवस्था हो जाएगी, यानी एक नौकरी का सृजन हो जाएगा। और दूसरी बात है कि देखिए, अगर किसी भी राज्य की अपनी अपनी एक संस्कृति है, अगर उस संस्कृति को बचाना है तो सबसे पहले उसकी भाषा को बचाना पड़ेगा। और भाषा तभी बचेंगे जब वो रोजगार से जुड़ेंगे। जब तक कोई चीजें रोजगार से नहीं जुड़ती है वो चीजें नहीं बच सकती है। अब मैं एक उदाहरण आपको पेश करते हैं। आज हम लोग की तरफ एक क्रेज है, हम किसी का विरोध नहीं करते, सबका अपना अपना एक महत्व है अपने अपने जगहों पे। आज हम लोग इंग्लिश धड़ल्ले से सीख रहे हैं कि इंग्लिश में जहां जाइए, इंग्लिश में जहां जाना है वहां सीख रहे हैं। आप इंग्लिश एकदम कंपलसरी हो गया है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आप देखते हैं कि रोजगार ज्यादा है, आपको तवज्जो ज्यादा मिल रहा है, रोजगार ज्यादा मिल रहा है। कि अगर नहीं है तो अगर इंग्लिश सीख लेते हैं तो कहीं जाके एक ऑफिस में भी नौकरी कर लेंगे, अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि रोजगार है उसमें। तो उसी तरह से अगर क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में भी रोजगार का सृजन अगर हो जाए, रोजगार का सृजन हो जाए, तो हमारे बच्चे क्यों ना पढ़ेंगे, क्यों ना खोटा पढ़ेंगे, क्यों ना कुरमाली पढ़ेंगे, क्यों ना नागपुरी पढ़ेंगे, क्यों ना संथाली पढ़ेंगे, क्यों ना मुंडारी पढ़ेंगे, क्यों ना हो पढ़ेंगे, एकदम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें रोजगार का साधन। लेकिन आज हमारे यहाँ क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में रोजगार नहीं है, इसलिए धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आज उड़ीसा में उड़िया क्यों सीखी जा रही है, महाराष्ट्र में मराठी क्यों सीखी जा रही है, गुजरात में गुजराती क्यों सीखी जा रही है? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर हम पीएचडी या पीजी अगर कर लेते हैं गुजराती में, मराठी में, तो हमको यहाँ रोजगार मिल जाएगा, यहाँ हम टीचर बन जाएंगे, यहाँ हम शिक्षक बन जाएंगे। और तो और अगर इन भाषाओं को वहां पर महाराष्ट्र में जब हम गए थे तो वहां हमारे एक भैया रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहां प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी आपको मराठी पढ़ाना अनिवार्य है। केजी टू एक टीचर है, यानी मराठी का कौन टीचर होगा? तो वहीं महाराष्ट्र का ही होगा। अब जितना बच्चा पढ़े, चाहे बाहर का पढ़े चाहे महाराष्ट्र का पढ़े, आपको वहां पर मराठी पढ़ना है। इससे क्या हो गया, वहां का एक नया टीचर, मतलब जितना प्राइवेट स्कूल है वहां पर एक टीचर की व्यवस्था हो जाएगी। अब सोचिए, 1,00,000-2 लाख तो स्कूल होंगे प्राइवेट, तो यानी 1,00,000-2 लाख मराठी टीचर की व्यवस्था होगी, और सरकारी जितना उतना छोड़ दीजिए, यानी कितना रोजगार का सृजन होता है। तो ये हमारे लैंग्वेज का महत्व है, और ये बाद में जाके वही नीतियों में अगर शामिल कर दिया जाता है, चाहे सरकारी नौकरियां हैं चाहे प्राइवेट नौकरियां हैं, कि आपको ओडिया आना चाहिए, जैसे ओडिशा सरकार ने लागू कैसे किया है उसी तरह से झारखंड में भी लागू कर दिया जाए कि आपको यहाँ जानने के लिए खोटा, कुरमाली, नागपुरी, संथाली ये सब चीजें जानना होगा, ये लैंग्वेज जानना होगा। तो फिर देखिए कैसे कंडीशन लगेगा और कैसे बाहरियों का रोक लगेगा। तो इस तरह की नीतियां सरकार को बनानी पड़ेगी। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। फिर एक नए नीति के साथ आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।